गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? Magnetic effect of current means whenever current is passed through a conductor and some kind of field is produced around the current carrying conductor, and if we deals with that particular field which is arise due to the flow of current, we said this is electromagnetism or magnetic effect of current. राइट। तो क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाएगा इसको। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट is called electromagnet. But study of magnetic field due to a bar magnet, है ना। बार मैग्नेट मीन्स ये जो मैग्नेट फील्ड बनी है ये करंट की वजह से नहीं बनी है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म। तो टाइटल डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या electromagnetism means study of magnetic field, but the magnetic field is due to a current carrying conductor, है ना। and study of the same magnetic field, but magnetic field is not due to current, magnetic field due to a bar magnet, है ना। उस समय हम बोलेंगे कि हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट ले लेता हूँ। मीन्स कि करंट जो है वो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम पहले उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो देखेंगे ये क्या कहता है। जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं बिफोर 1820, है ना, ये सारी बुक्स क्या बोलती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से नोट करते हैं, है ना, और टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट फील्ड जो है ये दोनों ही अलग अलग ब्रांच हैं फिजिक्स की। व्हाट इन द एयर, है ना। 1820 में हंस ऑरस्टेड जो है उसने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो क्या प्रूफ किया उसने? बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सोर्स टू ईच अदर, सोर्स टू ईच अदर। इट मीन्स जैसे एक कॉइन की दो साइड होती हैं, हेड एंड टेल। एट अ टाइम आप एक चीज़ को देख पा रहे हैं, बट दिस डजंट मीन कि हम हेड देख पा रहे हैं तो टेल नहीं होगा, या टेल देख पा रहे हैं तो हेड नहीं होगा, है ना। तो दोनों चीज़ें साथ बाई साथ काइन के चलती हैं। ऐसे ही हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर करंट कैरी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अगर इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना होगा तो उसने क्या किया कि एक रिलेशन डेवलप करा दिया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसने? ऑरस्टेड ने, है ना। तो उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेके प्रूफ किया कि मान के चलिए कि हमारे पास ये एक वायर है, और वायर के ऊपर आपने एक कंपास रखी हुई है। कंपास जो नो एक छोटी सी डब्बी होती है ना, उसमें हमेशा जो नीडल है जहाँ तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करते, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट करती है। तो मैंने ये एक बना ली नीडल। मान के चलो कि
गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली है क्या कि जब भी एक वायर करंट कैरिंग वायर हम लें तो आपने क्या देखा कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। कैसे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं? आप एक कंपास, एक छोटी सी डब्बी होती है इसमें एक नीडल होती है और उसकी नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही पॉइंट करती है ना। तो जब आप क्या करेंगे कि मान के चलिए कि मैंने जहाँ पे ये डब्बी रखी हुई है और जब तक इस वायर में करंट नहीं है हम देखेंगे ये नीडल पूरी एक जगह पे रुकी हुई है। तो किसी भी तरीके से मैं सर्किट कंप्लीट करके जैसे इसमें करंट प्रोड्यूस करवाता हूँ, जैसे इसमें करंट चलता है इट मीन जिधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आप देखेंगे नीडल ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी वो अभी हम डिफरेंट मतलब क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं उसको। फिलहाल अगर हमने क्या किया कि जब तक ये करंट इसमें नहीं चल रहा था, कंपास जो है उसकी जो नीडल रुकी हुई थी, जैसे करंट चलेगा इट मीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस कंपास की जो नीडल है उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। तो इससे क्लियर हो गया कि एक करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती होगी। अगर मैं दूसरा ये बोलूँ कि मान के चलें कि ये ग्राउंड के बिल्कुल जितना कम हो सके उतने कम डिस्टेंस पे मैंने एक वायर जो है हॉरिजॉन्टली वायर लगा दी और ग्राउंड पे मैंने आयरन की फीलिंग्स रख दी, आयरन के छोटे छोटे पीस रख दिए जिसे लोहे का बूरा या चूरा बोलते हैं वो रख दिया। और किसी तरीके से मैंने इसमें करंट जो है वो मैनेज करवाना है। ये मान के चलिए कि वायर है ए बी और ये एक सेल लगा दिया मैंने, ये की है। तो आपने देखा कि जब तक की को मैंने ओपन रखा हुआ है इस वायर में कोई भी करंट नहीं है ना। जस्ट कोई भी करंट नहीं है और आयरन के फीलिंग्स जो है वो अपने बिल्कुल वायर के पास ही नीचे बट ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हैं, वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं क्या करता हूँ की को क्लोज करता हूँ और आप देखेंगे करंट चलना शुरू हो गया। जैसे करंट चलना शुरू हो गया इट मीन वायर के सराउंडिंग में ये जो सराउंडिंग जगह बन रही है इस जगह पे बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा कि आयरन की फीलिंग्स हो ये वायर जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी, है ना। और जैसे हम क्या करते हैं की को फिर से हटाते हैं, फिर से करंट बंद हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद ये आयरन की फीलिंग्स वापस नीचे गिर जाएंगे, है ना। फिर हम की लगाते हैं, फिर करंट चलेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आयरन की फीलिंग्स फिर वायर ये उठा लेगी। तो इट मीन्स कि आयरन की फीलिंग्स ये क्यों उठा रही है, क्योंकि इस वायर के चारों तरफ जो है सराउंडिंग में क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये एक दो एक्टिविटी जिससे हम चेक कर सकते हैं कि वाकई ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट प्रोड्यूस हुई है उसे बोलेंगे हम कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रो, तो आपने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना। तो अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक बार मैग्नेट आपको ये लेके चलूँ और बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अब आपने देखा होगा इसमें कोई करंट तो है नहीं, लेकिन अगर मैं आयरन का पीस रखता हूँ इधर तो ये क्या कर लेगा, ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इट मीन्स इस आयरन बार मैग्नेट के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट की वजह से नहीं है ना। किस वजह से है वो भी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म में ही। तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ वार मैग्नेट, है ना, तो हम बोलेंगे हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हुई है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट से नहीं हुई होगी, है ना, तो हम बोलेंगे हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट ले लेता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट मीन्स हमने किसको स्टडी करना है, मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। और इस बार ये मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरी कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हुई है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, अरस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अरस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा अरस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अरस्टर्ड ने 1820 से पहले अगर हम बात करें तो बिफोर 1820 क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो 1820 से पहले हम ऐसा मानकर चलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अलग चीज़ है ना, अलग ब्रांच है फिजिक्स की, मैग्नेटिक फील्ड अलग ब्रांच है। लेकिन 1820 में अरस्टर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो उसने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स की कोई अलग ब्रांच नहीं है। तो क्या है, दे आर द सोर्स टू ईच अदर, सोर्स टू ईच अदर, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी एंड वाइस वर्सा, है ना। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया कि मान के चलें कि ये एक मैंने वायर ले ली, है ना, और किसी तरीके से वायर में करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये मैंने एक सेल लगा दिया और ये एक की लगा दी, और ये वायर हमारे पास सिर्फ ये है। ठीक है, तो एक कंपास उसने ली। कंपास क्या है, एक छोटी सी एक डब्बी सी होती है जिसमें नीडल हमेशा एक नॉर्थ की तरफ, जो नीडल है उसका एक एंड हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और एक एंड हमेशा साउथ की तरफ ही पॉइंट करता है। ठीक है, तो जनरली डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। और जैसे वो मैग्नेट फील्ड के अंडर आती है तो वो डिफ्लेक्ट करने लगती है, कभी भी वो रुकती नहीं है। मान के चले कि जहाँ पे ये डब्बी रखी हुई है और मैग्नेट फील्ड नहीं है इसके सराउंडिंग में, तो ये बिल्कुल रुक जाएगी, एक जगह पे स्टेशनरी रहेगी। उसका एक एंड हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा अर्थ के, और एक एंड हमेशा साउथ पोल की तरफ रहेगा। लेकिन मान के चलें कि जहाँ पे मैं करंट कैरिंग एलिमेंट रखता हूँ और उसकी मैग्नेट फील्ड जहाँ तक बन पा रही है, तो ये उस समय क्या करेगी, कंपास जो है ये कभी भी स्टेशनरी नहीं आएगी, उसकी नीडल ये हिलती रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये अब उसने क्या किया कि एक वायर में और वायर के ऊपर ये कंपास रख दी और ऐसे रखी कंपास कि इसका जो नीडल है ना, नॉर्थ साउथ जो नीडल है वो बिल्कुल वायर के ऊपर ही आ जाए। अब तक तो इसके सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं ना, तो वो स्टेशनरी हो सकती है ना। तो उसने क्या देखा कि जैसे की जो है वो ऑफ की हुई है, जैसे की ऑफ है तो ये बिल्कुल स्टेशनरी रुकी हुई है ना। अब की को उसने किया ऑन, जैसे की को किया ऑन तो करंट जो है ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे करंट चला ए टू बी वायर में, तो क्या देखा कि ये कंपास जो है इसकी नीडल ने डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही आपने की ऑन की, इस ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और कंडक्टर के बी एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिससे क्या होगा, पूरे कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, है ना जी। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर आ गई तो अंडरस्टूड है जी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने का मतलब हो गया करंट आ गया, करंट आने का मतलब हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई, और जिससे आप कंपास की जो नीडल है ना, उसकी डिफ्लेक्शन जब हो रही है तो इट मीन क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई। फिर हमने क्या किया, की का प्लग को हटा दिया, करंट चलना बंद हो गया। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर पे जो सेटअप हुई थी वो ख़त्म हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपास जो है वो फिर रेस्ट में आ जाएगी,
क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म होगी, है ना। फिर उसने क्या किया कि पोलैरिटी चेंज कर दी, मान के चलो कि नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया, और जब फिर बैटरी ऑन की, अब करंट जो है, जो पहले ए टू बी गया होगा, अब वो बी टू ए आएगा। तो करंट चाहे बी टू ए आ रहा है या ए टू बी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग हो गई। जो डिफ्लेक्शन जो पहले कंपास जो है जिस साइड पहले डिफ्लेक्ट कर रही थी, है ना, मान के चलो कि मैं नॉर्थ पोल को कंसीडर करता हूँ, जिस साइड पहले नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब वो उसके दूसरे अपोजिट साइड डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि करंट भी पहले ए टू बी जा रहा था, अभी बी टू ए आ रहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है, और जिसकी अपनी कोई डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई करंट कैरी कनेक्टर से, उसकी डायरेक्शन जो है अरस्टर ने इस रूल से बताई, स्नो रूल, है ना। तो स्नो रूल क्या कहता है कि जब करंट जो है साउथ टू नॉर्थ चलेगा, है ना, करंट अगर साउथ टू नॉर्थ चलेगा कंपास के, और कंपास कहाँ पे है, ओवर द वायर है ना, तब हमारे पास नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। तो स्नो रूल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा दूर दूर करके ऐसे लिख रहा हूँ, SNOW। इट मीन जब भी करंट जो है कहाँ से कहाँ चलेगा, साउथ, मान के चलो ऐसे करंट चल रहा है, तो पहले साउथ फिर नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। बेसिकली करंट कंपास में थोड़ी चल रहा है, वो तो बाहर में चल रहा है, लेकिन कंपास को बिल्कुल बाहर के ऊपर रखा हुआ है ना। तो पहले साउथ एंड फिर नॉर्थ एंड ही इमिट करेगा करंट। जैसे करंट साउथ टू नॉर्थ कर रहा है ऑफ द कंपास, एंड कहाँ पे है कंपास, कंपास इज ओवर द वायर। तो आप देख रहे हैं साउथ टू नॉर्थ करंट चले कंपास के, और कंपास ओवर द वायर है। देन नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, तो नॉर्थ पोल किस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, तो ये स्नो रूल से हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ऐसे ही हम एक और रूल है स्विमिंग रूल, उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। स्विमिंग रूल क्या कहता है कि मान के चलो कि एक मैन स्विम कर रहा है, अगर करंट इधर चल रहा है तो मैन भी इस तरफ ही स्विम कर रहा है ना, उसका हेड इधर होगा और उसके फीट इधर होंगे। तो मान के चलो कि एक करंट की डायरेक्शन में मैन स्विम कर रहा है ना, ऐसे स्विम कर रहा है कि फीट से करंट एंटर कर रहा है और हेड से करंट लीव कर रहा है, तब उसकी जो लेफ्ट साइड की जो उसका सारी हैंड है ना, लेफ्ट हैंड, तब लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन जो है ना, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं अगर वो इस तरफ, तो लेफ्ट हैंड उसका इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड उसे आगे जाने के लिए लेफ्ट हैंड को इस तरफ करना पड़ेगा, है ना, इस तरफ। क्योंकि जब इस ऐसे, जैसे मैं ऐसे करूं तो मुझे ऐसे आगे जाने के लिए, है ना, यू हैव टू पुश द वाटर बैकवर्ड। तो आप, तो ये स्विमिंग रूल हो गया। तो स्विमिंग रूल भी पढ़ा आपने। अब आपको आइडिया हो गया कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट कैन शोज इट्स इफेक्ट्स, राइट। तो मान के चलें कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना, और इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड को मैं बी बोल देता हूँ, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस फील्ड पे ऊपर कोई चार्ज अगर मूव कर रहा हो विद पर्टिकुलर वेलोसिटी, फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ले लेता हूँ, है ना, मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो चार्ज जो मूव कर रहा है, कुछ एंगल बना के मूव कर रहा है, उस समय इस चार्ज पर कितनी फोर्स आएगी। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, व्हेन चार्ज क्यू is moving with velocity v by making an
एंगल थीटा with the direction of magnetic field या magnetic field lines, then force acting on the charge Q will be, तो कितनी फोर्स उस चार्ज पर आएगी, तो चार्ज कितना है और जिस वेलोसिटी से और जिस मैग्नेट फील्ड पे जो मूव कर रहा है ना, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। तो और जब भी हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो यू नो साइन थीटा लगता है ना, और दिस इज यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि जब अगर हम उस डायग्राम में देखें तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन जे थी, है ना, और चार्ज जिसको हमने क्यू नॉट बोला, क्यू बोला, वो मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस केस में जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्लेन बन रही है बी और बी की, है ना, अगर मैं बी क्रॉस पी लिख रहा हूँ इट मीन्स ये वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स आएगी ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास चार्ज मूव कर रहा है ना, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सॉरी ये फोर्स जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, उसकी डायरेक्शन ये आएगी। तो ये आपने पढ़ा हुआ ए क्रॉस बी जो है, ए बी साइन थीटा, है ना, और बी क्रॉस ए जो है, तो यहाँ पे फोर्स जो आ रही है हमारे पास दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एन वी, है ना, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी फील्ड पे मूव कर रहा है, उसकी जो भी प्लेन होगी उस प्लेन की हमेशा, जैसे ये मैंने बोल दिया कि ये दिस इज द फोर्स, है ना, फोर्स इज आइदर परपेंडिकुलर अपवर्ड और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, लेकिन हर हाल में फोर्स जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे हो तो क्या 100% गारंटी है कि फोर्स आनी है। तो एक दो केस में लेके चल रहा हूँ, स्पेशल केसेस। तो देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मान के चलिए कि चार्ज की वेलोसिटी 0 है ना, जिसका मतलब हो गया कि चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, क्यू इज एट रेस्ट। तो आप इस एक्सप्रेशन से देखिए जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फोर्स 0। तो एक चीज़ ये दिमाग में रख के चलें आप कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चार्ज भी है, लेकिन चार्ज रेस्ट पे है, तो उस चार्ज पे कोई किसी टाइप की फोर्स नहीं आएगी। तो जहाँ से एक हमारे पास पॉइंट बन गया कि चार्ज पर फोर्स तभी आएगी अगर वो चार्ज मूव करेगा। तो देखते हैं क्या किसी भी डायरेक्शन में मूव करे उस पर फोर्स आती है। तो अगर मैं थीटा 0 डिग्री ले लेता हूँ, 0 डिग्री का मतलब हो गया अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो चार्ज भी उसी साइड मूव कर रहा है ना, पैरेलल डायरेक्शन में। तो यू नो साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, तो इसका मतलब होगा इस केस में फोर्स फिर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं थीटा जो है 180 ले लेते हैं, दिस इज थर्ड केस, 180 डिग्री का मतलब हो गया अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, इट मीन्स फोर्स अभी भी नहीं आएगी। तो एक चीज़ और आपने देख ली कि चार्ज रेस्ट नहीं होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, तब फोर्स आती है। लेकिन कुछ ऐसे मोशन भी आपने देखे कि जिस मोशन पे भी फोर्स नहीं आएगी। अगर चार्ज पैरेलल टू द फील्ड मीन थीटा 0 डिग्री पे मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल टू द फील्ड इट मीन थीटा 180 डिग्री है मैग्नेट फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के बीच में, तब भी फोर्स नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब हो गया कि मैग्नेट फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, चाहे वो ऊपर की तरफ चाहे वो नीचे की तरफ, तो साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होता है। इस केस में हमारे पास उस पर इतनी फोर्स आएगी और ये फोर्स हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी, इससे ज़्यादा कभी भी फोर्स उस पर नहीं आ सकती। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मैं जहाँ पे बोलूँ कि मैंने क्या कंक्लूजन किया, तो कंक्लूजन यही किया
कि एक तो चार्ज होना चाहिए, दूसरा चार्ज जो है मोशन होना चाहिए किसमें, मैग्नेटिक ओवर द मैग्नेटिक फील्ड पर, है ना। तो मोशन जो है वो दो एंगल पे नहीं होना चाहिए, जहाँ तो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस मीन्स कि चार्ज पर तभी फोर्स आएगी अगर चार्ज मूव कर रहा है और कितने एंगल पे, फील्ड के पैरेलल मूव नहीं कर रहा है, फील्ड के एंटी पैरेलल मूव नहीं करना चाहिए, बाकी किसी भी एंगल पे मूव करेगा तो उस पर फोर्स आनी ही आनी है। और सबसे ज़्यादा फोर्स आती है अगर वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।